जय छात्रों, हम लोग कक्षा 12वीं चैप्टर 5 का चुंबकत्व एवं द्रव से संबंधित आज दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें आपको अंकित प्रश्न और कुछ अंतर और महत्वपूर्ण प्रश्न समझाए जाएंगे। दंड चुंबक और धारावाही प्रणालिका में हम लोग तुलना देखेंगे। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है 12वीं के लिए। एक तरफ दंड चुंबक बना हुआ है तथा दूसरी तरफ प्रणालिका बना हुआ है। तो सबसे पहले हम इसमें समानता देख लेते हैं। तो जो दंड चुंबक है, दंड चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक ध्रुव उत्तरी ध्रुव होता है और एक ध्रुव दक्षिणी ध्रुव होता है। प्रणालिका में भी दो ध्रुव होते हैं। जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें भी दो ध्रुव बनते हैं, एक ध्रुव उत्तरी बनता है और एक ध्रुव दक्षिणी बनता है। तो पहली समानता तो ये हो गई उनके ध्रुवों के आधार पर। प्रणालिका में भी दो ध्रुव हैं और दंड चुंबक में भी दो ध्रुव हैं। दूसरा समानता जो होता है दंड चुंबक और प्रणालिका में, चुंबक के ध्रुव जो होते हैं वे चुंबकीय पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। और प्रणालिका में भी क्या होगा कि प्रणालिका के जो ध्रुव होते हैं वो भी चुंबकीय पदार्थों को अपनी तरफ क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो आकर्षण का प्रभाव दोनों में होता है। चुंबकीय पदार्थों के साथ दंड चुंबक भी आकर्षित करते हैं और इनको प्रणालिका भी आकर्षित करते हैं। तीसरी समानता जो होती है कि दंड चुंबक में भी एन और एन के बीच में जो होता है प्रतिकर्षण होता है, एन और एस के बीच में आकर्षण होता है। मतलब सजातीय ध्रुवों के बीच में प्रतिकर्षण और विजातीय ध्रुवों के बीच में आकर्षण होता है। धारावाही प्रणालिका में भी ठीक इसी प्रकार से होता है। सजातीय ध्रुव होंगे तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, और विजातीय ध्रुव जो होते हैं वो आकर्षित करते हैं। जिस प्रकार से चुंबक को जब हम लटकाते हैं तो चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव होता है वो भौगोलिक उत्तर में तथा जो दक्षिणी ध्रुव होता है भौगोलिक दक्षिण में ठहरता है। इसी प्रकार प्रणालिका को भी स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। अब हम लोग जो असमानता समझेंगे। तो दंड चुंबक जो होता है इसके सिरों पर प्रबलता अधिक होती है तथा इसके मध्य पर चुंबकत्व की प्रबलता कम होती है। जबकि प्रणालिका के केस में क्या होता है, प्रणालिका में सभी जगह पर तीव्रता एक समान होती है, केवल किनारों पर तीव्रता कम होती है। दूसरा अंतर देखते हैं, दंड चुंबक के सिरों पर ध्रुवता नियत रहती है। इसका मतलब जो एन ध्रुव है वो सदैव एन रहेगा और जो एस ध्रुव है वो सदैव एस रहेगा। इसके विपरीत जबकि प्रणालिका जो होता है इसमें ध्रुवता जो होती है धारा के प्रवाह पर निर्भर करती है। यदि हम धारा की दिशा को बदल दें तो एन और एस आपस में बदल जाते हैं। तीसरा अंतर देखते हैं, दंड चुंबक जो होता है वो अस्थायी होता है, जबकि धारावाही प्रणालिका के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो अस्थायी नहीं होता। धारा बढ़ाने पर उसका चुंबकत्व का मान जो है बढ़ जाता है। अब हम लोग अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोह चुंबकीय में अंतर देखेंगे। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है 12वीं के लिए। तो सबसे पहले हम लोग प्रतिचुंबकीय बनाएंगे, फिर अनुचुंबकीय बनाएंगे, फिर लोह चुंबकीय बनाएंगे, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। प्रतिचुंबकीय ये प्रबल चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं। अब अगला अनुचुंबकीय, ये प्रबल चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। लोह चुंबकीय ये दुर्बल चुंबक की ओर भी आकर्षित होते हैं। दूसरा अंतर देखेंगे, प्रतिचुंबकीय इन्हें किसी चुंबकीय क्षेत्र में लटकाने पर ये क्षेत्र के लंबवत हो जाते हैं। अनुचुंबकीय इन्हें किसी चुंबकीय क्षेत्र में लटकाने पर ये क्षेत्र के समांतर हो जाते हैं। लोह चुंबकीय इन्हें भी किसी चुंबकीय क्षेत्र में लटकाने पर ये भी चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाते हैं। तीसरा, इनकी आपेक्षिकशीलता, प्रतिचुंबकीय इनकी आपेक्षिकशीलता एक से कुछ कम होती है। अनुचुंबकीय इनकी आपेक्षिक चुंबकशीलता एक से कुछ अधिक होती है। लोह चुंबकीय इनकी आपेक्षिक चुंबकशीलता एक से बहुत अधिक होती है। इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है। अनुचुंबकीय में इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक होती है। लोह चुंबकीय में इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक लेकिन बहुत अधिक होती है। अगला अंतर देखते हैं, प्रतिचुंबकीय इनसे अस्थायी चुंबक नहीं बनाए जा सकते हैं। अनुचुंबकीय इनसे अस्थायी चुंबक नहीं बनाए जा सकते हैं। लोह चुंबकीय इनसे अस्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं। उदाहरण देखते हैं,
प्रतिचुंबकीय के उदाहरण होते हैं मैग्नीज, प्लेटिनम, सोडियम, एल्युमिनियम आदि। प्रतिचुंबकीय के उदाहरण होते हैं बिस्मथ, फास्फोरस, एंटीमनी, पारा आदि। अनुचुंबकीय के उदाहरण होते हैं मैग्नीज, प्लेटिनम, सोडियम, एल्युमिनियम। और लोह चुंबकीय के उदाहरण होते हैं लोहा, इस्पात, निकेल, कोबाल्ट आदि। भूचुंबकीय तत्व क्या है? अब हम भूचुंबकीय तत्व को समझेंगे। कौन कौन से तत्व होते हैं भूचुंबकीय? कौन कौन से भूचुंबकीय तत्व होते हैं? काटो। किसी स्थान पर पृथ्वी की तीव्रता और दिशा को समझाने के लिए जिन राशियों की आवश्यकता होती है उन्हें भूचुंबकीय तत्व कहते हैं। किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और दिशा को समझाने के लिए जिन राशियों की आवश्यकता होती है उन्हें भूचुंबकीय तत्व कहते हैं। हमारे यहाँ उपयोग में जो भूचुंबकीय तत्व आते हैं, जो भूचुंबकीय तत्व होते हैं वे निम्न हैं। नंबर 1 दिक्पात कोण, नंबर 2 नमन कोण और नंबर 3 पृथ्वी की क्षैतिज तीव्रता। दिक्पात कोण चुंबकीय आमोत्तर और भौगोलिक आमोत्तर के बीच जो कोण बनता है उस कोण को हम लोग दिक्पात कोण कहते हैं। नमन कोण किसी स्थान पर पृथ्वी की परिणामी तीव्रता क्षैतिज तीव्रता के साथ जो कोण बनाती है उस कोण को हम लोग नमन कोण कहते हैं। नमन कोण का मान ध्रुवों पर 90 डिग्री तथा चुंबकीय निरक्ष पर 0 होता है, अर्थात नमन कोण का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच होता है। अब हम लोग VIH में संबंध पढ़ेंगे। V जो है पृथ्वी की ऊर्ध्वाधर तीव्रता है, H पृथ्वी की क्षैतिज तीव्रता है, I जो है परिणामी तीव्रता है और थीटा जो है नमन कोण है। देखते हैं किसी बिंदु पर, ये हमारा ऊर्ध्वाधर तीव्रता V। इस साइड बना लीजिए क्षैतिज तीव्रता H। एक चुंबकीय सुई ले लीजिए, चुंबकीय सुई जो है परिणामी तीव्रता को शो कर रही है, ये परिणामी तीव्रता है। परिणामी तीव्रता जो है क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है इसी कोण को हम लोग नमन कोण कहते हैं। तो I और H के बीच के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? नमन कोण। इसका नाम डाल दीजिए OABC। यहाँ आपको लगता है तो आप एक चुंबकीय सुई भी बना लीजिए, निडल बना लीजिए। तो H आपका क्षैतिज तीव्रता है, V आपकी ऊर्ध्वाधर तीव्रता है, I परिणामी तीव्रता है। परिणामी तीव्रता क्षैतिज तीव्रता के साथ जो कोण बनाती है इसी कोण को हम लोग नमन कोण कहते हैं। अभी हम जो संबंध पढ़ेंगे VIH में संबंध पढ़ेंगे। इसका नामकरण कर लीजिए ABC, इसको O रख दीजिए। सबसे पहले ये त्रिभुज देखिए जरा, OAC। तो त्रिभुज OAC में cos थीटा उठाइए। cos थीटा की जो वैल्यू होती है वो बेस बाय हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण है। आधार क्या हो गया यहाँ पर? OA और कर्ण क्या हो गया आपका? OC। तो cos थीटा हो गया आपका OA की वैल्यू कितनी हो गई? H और OC की वैल्यू कितनी हो गई? I। तो H के लिए एक फार्मूला निकल गया I cos थीटा। तो क्षैतिज तीव्रता और परिणामी तीव्रता के बीच में जो रिलेशन आया H इक्वल टू कितना हो गया? I cos थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। दूसरा वाला ट्रायंगल उठाइए, ट्रायंगल OBC। OAC में देखते हैं, अगर हम यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू निकालें, साइन क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर आपका कितना है? V दिया हुआ, वर्टिकल कंपोनेंट है, तो V बाई कितना हो जाएगा? I। तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी? I साइन थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर देखिए, अगर आपको I और cos थीटा दिया हुआ, I और थीटा दिया हुआ है तो आप H निकाल सकते हो। यहाँ पर I और थीटा दिया हुआ है तो यहाँ पर आप V निकाल सकते हो। एक में cos आ गया, एक में क्या आ गया? साइन आ गया। समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर V बाई कितना हो जाएगा? H। ये आपका आ जाएगा I साइन थीटा, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? I cos थीटा। ये आपका कैंसिल हो गया, तो V बाई H एक किसके बराबर हो गया? tan थीटा के। तो नमन कोण निकालने के लिए सूत्र हो गया VH और थीटा में संबंध, तो V बाई H इक्वल टू tan थीटा हो गया। यहाँ थीटा कौन सा कोण है? नमन कोण है। V बाई H इक्वल टू कितना है? tan थीटा। यहाँ से हम लोग जो है थीटा का मान निकाल सकते हैं, नमन कोण ज्ञात कर सकते हैं।
अब हम लोग वी आई एच में संबंध देखते हैं, जो हमारी हेडिंग डली हुई है वी आई एच। तो क्या करो कि समीकरण 1 व समीकरण 2 का वर्ग करके जोड़ दो। समीकरण 1 और समीकरण 2 का वर्ग करके जोड़ दो। तो ध्यान से देखो जरा, एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से आई स्क्वायर कॉमन ले लो, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो वी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, आई स्क्वायर, मतलब आई की वैल्यू निकल गई रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये हमारा डेरिवेशन हो गया। अब हम लोग वी आई एच से संबंधित आंकिक प्रश्न देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला देख लेते हैं वी आई एच पर, और थीटा भी यूज कर लीजिए। थीटा यहाँ पर कौन सा कोड है, नमन कोड। देखिए तो डायग्राम में ये लाइन आपका वी हो गया, ऊर्ध्वाधर घटक हो गया, ये लाइन आपकी एच हो गई, और ये आपकी परिणामी तीव्रता हो गई आई। इस कोण को हम लोग बोलते हैं थीटा। एच और आई के बीच के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। तो वी आई एच में संबंध वी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर। टेन थीटा इक्वल टू वी बाई एच। एक फॉर्मूला यहाँ पर देखते हैं कि एच की वैल्यू जो हमने निकाला था वो आया था आई कॉस थीटा। एक फार्मूला और निकाला था, वी की वैल्यू निकाला था आई साइन थीटा। तो इससे रिलेटेड कुल 4 फॉर्मूले हमको ध्यान रखना है। क्षैतिज तीव्रता का फॉर्मूला एच इक्वल टू क्या होता है, आई कॉस थीटा। ऊर्ध्वाधर तीव्रता का फॉर्मूला वी इक्वल टू क्या होता है, आई साइन थीटा। इन दोनों को जब डिवाइड करके बनाया था वी बाई एच तो क्या गया था, टेन थीटा। और अगर हमने इनका वर्ग करके जोड़ दिया था, फॉर्मूला गया था वी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर। इन्हीं 4 प्रश्नों से संबंधित ही क्वेश्चन हमको मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं एनसीईआरटी का, एग्जाम्पल नंबर 5.9। इस प्रश्न में एच की वैल्यू दे रखी है 0.26 गॉस। तो ध्यान रखना, तीव्रता के 2 मात्रक होते हैं। अगर हम एसआई में लेते हैं तो तीव्रता का एसआई मात्रक टेस्ला होता है, और जब हम सीजीएस में लेते हैं तो तीव्रता का मात्रक जो होता है वो गॉस होता है। इसके बाद नमन कोण दे रखा है, थीटा की वैल्यू दे रखी है 60 डिग्री 60 डिग्री। अब हमसे इसने पूछा परिणामी तीव्रता। तो देखो प्रश्न में 2 चीज़ों को ध्यान रखना है, एक तो फार्मूला अच्छे से याद रखो और एक प्रश्न को प्रॉपरली समझो। अगर प्रश्न सही तरीके से समझ में आ गया तो न्यूमेरिकल करना सबसे आसान होता है। ठीक है, तो एक बार समझें, एच थीटा और आई के बीच का फॉर्मूला है, मतलब क्या रिलेशन है, एच इक्वल टू आई कॉस थीटा। तो सबसे पहले इसके लिए हमने फार्मूला बनाया, एच इक्वल टू कितना आ गया, आई कॉस थीटा। एच की वैल्यू दे रखी है 0.26, आई हमको निकालना है, और कॉस की वैल्यू कितनी दे रखी है 60 डिग्री, मतलब थीटा की वैल्यू नमन कोण की वैल्यू कितनी दे रखी है 60 डिग्री। तो 0.26 इक्वल टू आई। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू 0.26 मतलब 0.52 गॉस। ये हमारे पास आंसर आ गया परिणामी तीव्रता। देखो प्रश्न एकदम कठिन नहीं होता है, अगर हमको प्रॉपरली फार्मूला पता है और क्वेश्चन पढ़ना आता है, क्वेश्चन को हम अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, तो हमारे लिए क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं, एच इक्वल टू आई कॉस थीटा। एच की वैल्यू दे रखी है 0.26 इक्वल टू आई। कॉस कितने डिग्री है 60 डिग्री। कॉस 60 की वैल्यू याद होना चाहिए, पता चला हमको वैल्यू याद नहीं होगा तो कुछ बनेगा ही नहीं। कॉस 60 की वैल्यू कितनी है 1/2, यहाँ इसका इंटू कर दीजिए। आई इक्वल टू 2 इंटू 0.26, जब हम इसका इंटू करते हैं तो आई इक्वल टू आ जाएगा 0.52 गॉस। ये आपका आंसर आ गया। वी आई एच और थीटा से संबंधित अब हम लोग अगला प्रश्न पढ़ेंगे। फॉर्मूले तुमको याद है, वी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर। टेन थीटा इक्वल टू वी बाई एच। एच की वैल्यू होती है आई कॉस थीटा, वी इक्वल टू क्या होता है आई साइन थीटा। ये 4 फॉर्मूले लिखे हुए हैं, इन्हीं पर संबंधित प्रश्न हम लोग समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एच इक्वल टू वी, किसी स्थान पर क्षैतिज तीव्रता और ऊर्ध्वाधर तीव्रता दोनों का मान समान है। किसी स्थान पर क्षैतिज तीव्रता और ऊर्ध्वाधर तीव्रता दोनों का मान समान है, तो उस स्थान पर नमन कोण कितना होगा। तो नमन कोण निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, टेन थीटा बराबर वी बाई एच। टेन थीटा बराबर वी बाई एच।
तो यहाँ देखेंगे टेन थीटा, वी को वी रहने दीजिए, एच की जगह फिर से क्या रख दीजिए, वी कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 1, टेन थीटा इक्वल टू कितना आ गया 1, तो थीटा का मान 45 डिग्री आ गया। तो यदि किसी स्थान पर क्षैतिज तीव्रता और ऊर्ध्वाधर तीव्रता बराबर है तो नमन कोण का मान 45 डिग्री होता है। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग VIH पर आधारित एक प्रश्न और देखते हैं। एक क्वेश्चन है जिसमें क्षैतिज तीव्रता दे रखी है 0.3 गॉस और ऊर्ध्वाधर तीव्रता दे रखी है 0.4 गॉस। अब हमको परिणामी तीव्रता निकालनी है, मतलब H दे रखा है, V दे रखा है, I निकालना है। तो जो एक रिलेशन बना लीजिए V स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इक्वल टू I स्क्वायर, पहला वाला फॉर्मूला देखिए परिणामी तीव्रता का। V की वैल्यू कितनी दे रखी है तुमको 0.4, तो 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर इक्वल टू I स्क्वायर। तो यहाँ से I स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 0.25 आ जाएगा। ये 0.4 का स्क्वायर 0.16 आएगा, 0.3 का स्क्वायर 0.09 आएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो 0.25 आएगा। इसका रूट ले लेंगे तो 0.5। तो जो इस क्वेश्चन में आंसर आ गया परिणामी तीव्रता वो 0.5 गॉस आ गई। ये इस प्रश्न का आंसर है। तो क्वेश्चन एकदम इजी होते हैं, आप आराम से समझिए और करिए उसको। अभी हम लोग चुंबक से संबंधित कुछ अंकित प्रश्न देखेंगे, जिसमें पहला फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण मतलब टार्क, टार्क का फॉर्मूला होता है mb sin थीटा। m क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। b चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, थीटा कोण दिया हुआ है, चुंबक और क्षेत्र के बीच का कोण है। तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला ध्यान रखो mb sin थीटा। दूसरा फॉर्मूला हम लोग देखते हैं कि एक दंड चुंबक को थीटा 2 तक घुमाने में जो किया गया कार्य है, इसका फॉर्मूला होता है mb cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। mb cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। जो स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है माइनस mb cos थीटा। और अगर धारावाही चालक है, धारावाही चालक के कारण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, तो इसका फॉर्मूला होता है नाई NaI, जहाँ पर n क्या है, फेरों की संख्या है, a क्या है, क्षेत्रफल है, I बहने वाली धारा है। तो केवल हम लोग 4 फॉर्मूलों को थोड़ा सा इस पर पकड़ बनाते हैं। पहला फॉर्मूला बल आघूर्ण का, तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है mb sin थीटा। बल आघूर्ण क्या है, mb sin थीटा। जब दंड चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं, तो अगर हम थीटा 1 से थीटा 2 कोण तक घुमाते हैं तो फार्मूला आ जाता है mb cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अब जब दंड चुंबक की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करते हैं तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला जो आता है माइनस mb cos थीटा। जब हम अगर धारावाही प्रणालिका की बात करें तो धारावाही प्रणालिका के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये जो होता है इसका फॉर्मूला होता है नाई NaI। n क्या है, यहाँ पर फेरों की संख्या है, a क्या है, क्षेत्रफल है, I क्या है, चालक में बहने वाली धारा है, जिस धारा के कारण हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं। अभी हम लोग बल आघूर्ण से संबंधित क्वेश्चन देख रहे हैं। NCERT का क्वेश्चन नंबर 3। बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है टॉर्क इक्वल टू mb sin थीटा। क्वेश्चन नंबर 3 में तुमको B दे रखा है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है, ये 0.25 टेस्ला है। चुंबक और क्षेत्र के बीच का कोण दे रखा है 30 डिग्री, मतलब थीटा दे रखा है 30 डिग्री। बल आघूर्ण की वैल्यू दे रखी है 4.5 × 10⁻² जूल, और तुमसे पूछा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो। ये आपको प्रश्न इसने कहा है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो। तो फार्मूला लगाइए प्रॉपरली, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, क्वेश्चन में क्या चाहिए, क्या दिया हुआ है, फिर फार्मूला लगाइए। फार्मूला होगा mb sin थीटा। कैलकुलेशन में अगर आप मिस्टेक नहीं करते हो तो ये अपने आप सही सही आंसर आ जाएगा आपका। तो टार्क की वैल्यू कितनी है 4.5 × 10⁻² जूल, ये हमको निकालना है। बी हमको कितना दे रखा है 0.25 साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 30 डिग्री, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू यूज कर लेना साइन 30। 4.5 × 10⁻², ये 0.25, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। इसको थोड़ा सा जमा लीजिए,
0.25 कितना हो गया 1/4, ये कितना हो गया 1/2, ये 4.5 इंटू 10⁻²। तो जब हम m की बात करेंगे तो इधर ले लीजिए इसको 4.5 इंटू 8 10⁻²। 4.5 इंटू 8 कितना आ गया आपका 36 इंटू 10⁻²। थोड़ा जमा लीजिए 0.36 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये हमारा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण आ गया। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की इकाई होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर। एक बार फिर देखते हैं, फॉर्मूला लगाइए टार का एम बी साइन थीटा। टाउ दे रखा है हमको 4.5 इंटू 10⁻² जूल। एम हमको निकालने के लिए कह रहा है, बी की वैल्यू गिवन है 0.25, थीटा की वैल्यू दे रखी 30 डिग्री। यहाँ से वैल्यू अप्लाई करिए। ये देखिए इसको मैंने कैसे किया, 0.25 को नीचे ले लीजिए, कितना हो जाएगा 1/4, ये 8 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 36 इंटू 10⁻² एम्पियर मीटर स्क्वायर। लेकिन इसको क्या करिए कन्वर्ट कर दीजिए, यहाँ पॉइंट का यूज कर दीजिए तो 0.36 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये आपका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण आ गया। अगले प्रश्न में देखते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। प्रश्न को आप किताब से भी देख सकते हैं, किताब का उपयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में एक परिनलिका दे रखी है। परिनलिका का जो क्षेत्र के साथ बनाया गया कोण है वो 30 डिग्री है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान दे रखा है 0.6 एम्पियर मीटर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है हमको 0.25 टेस्ला। इस क्वेश्चन में उसने पूछा है कि उस परिनलिका पर लगने वाला जो बल आघूर्ण होगा उस बल आघूर्ण का मान कितना होगा। मतलब क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। एम दे रखा है, बी दे रखा है, थीटा दे रखा है और बल आघूर्ण हमसे पूछा है। तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला समझते हैं, परिनलिका पर कितना आता है तो फॉर्मूला बोलेंगे एम बी साइन थीटा। यहाँ पर एम की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.6 एम्पियर मीटर स्क्वायर। बी की वैल्यू हमको कितना दे रखा है 0.25, थीटा साइन 30 डिग्री। तो 0.6 इंटू 0.25। जहाँ तक साइन 30 की बात है, साइन 30 जो होता है इसकी वैल्यू होती है 1/2। इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, कितना आ जाएगा 0.3 इंटू करिए तो 0.075 न्यूटन मीटर। यहाँ पर ध्यान रखना टॉर्क की यूनिट जूल मत लिख देना, क्योंकि टॉर्क एक सदिश राशि है, सदिश राशि की इकाई न्यूटन इंटू मीटर। तो इस प्रश्न का आंसर आ गया 0.075 न्यूटन मीटर। ये इसका आंसर है। अभी हम लोग परिनलिका से संबंधित प्रश्न करेंगे। परिनलिका के कारण जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था M = नाई NAI। एक धारावाही चालक ले लो, इसमें धारा कितनी प्रवाहित कर दो I की वैल्यू इसने दे रखा 3 एम्पियर। तो जो परिनलिका होता है ये एक दंड चुंबक के भांति कार्य करता है। तो जैसा हमें दंड चुंबक के लिए क्वेश्चन करते हैं ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन हम करते हैं परिनलिका के लिए। तो परिनलिका में जो चुंबकीय आघूर्ण है इसका फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पढ़ रखा है। क्या फॉर्मूला होता है नाई। एन क्या है, फेरों की संख्या है परिनलिका में। ये क्या है, परिनलिका का क्षेत्रफल है। आई परिनलिका में बहने वाली धारा है। एन हमको दे रखा है, एन की वैल्यू 800 दे रखी है, क्षेत्रफल दे रखा है 2.5 इंटू 10⁻⁴। करंट की वैल्यू हमको दे रखी है इसमें 3 एम्पियर। तो जरा वैल्यू अप्लाई कर दीजिए, कितना हो गए 800 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁴ इंटू 3। तो यहाँ से जब हम इंटू करेंगे तो हमको चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण आ जाएगा परिनलिका के कारण। तो एक बार इंटू कर लेते हैं। ये इससे इस पॉइंट को हटा दीजिए। ये कितना हो गया, इसका ये जो 0 है इसको यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए आप। तो ये कितना हो गया 8 इंटू 25 इंटू 10⁻³ इंटू 3। कभी भी एक साथ पूरा इंटू डिवीजन नहीं करना, ठीक है। ये इसको इंटू करिए, कितना हो गया 200 10⁻³ इंटू 3। ये 2 0 का यूज कर लीजिए। 10 की पावर कितना हो जाएगा -1। 3 इंटू 2। जब इसको इंटू करेंगे तो 6 इंटू 10⁻⁻1। इसकी वैल्यू को अप्लाई कर लीजिए 0.6 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये इस प्रश्न का आंसर आ गया। तो अगर परिनलिका दिया हुआ है तो ध्यान रखना, अगर फेरों की संख्या दिया है तो फॉर्मूला नाई यूज करना,
अगर फेरों की संख्या 1 दिया है तो यहाँ पर n की जगह 1 यूज कर लेना। अभी इस क्वेश्चन में कितना दे रखा था 800, तो 800 लगा लिया। इसके साथ यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है, ए की वैल्यू अप्लाई किया, आई अप्लाई किया। जब हम इसका इनटू करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.6 एम्पियर मीटर स्क्वायर। आज के लेक्चर में हम लोगों ने कुछ चुंबकत्व से संबंधित अंतर और VIH से संबंधित सूत्र पढ़े। आज के प्रश्न में हम लोगों ने ज़्यादातर आंकिक प्रश्न उठाए, जिससे हमारे आंकिक प्रश्न करने की आदत बने। उम्मीद है कि आज के प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। जय हिंद।